अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो मेरे बच्चे, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे। आप लोगों का जो एमडी कैट का एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से हुआ होगा। तो डेफिनेटली मेरी दुआ है और उम्मीद है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे। मेरे बच्चे, इस वीडियो के अंदर हम लोग जो सिंध का एमडी कैट हुआ आज उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, तो आपने इंतज़ार करना है जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाए, उसके बाद आपने मैच करके दोबारा देखना है। नंबर 2, जो चीज़ मैं शुरू में हाईलाइट करना चाहूँगा, आप लेटर ऑन इसको देखोगे भी, थोड़ा सा जो पेपर था वो पिछले सालों के मुकाबले में अच्छा था। पिछले सालों में आपने देखा कि हमेशा फिजिक्स का पेपर एवरेज या बिलो एवरेज रहा है। अभी आपका जो पेपर आया वो पिछले सालों के मुकाबले में निस्बतन थोड़ा सा बेहतर आया और इन्होंने बहुत सारी गलत फहमियाँ बच्चों की दूर कर दी। सर, कौन कौन सी गलत फहमियाँ? अक्सर जब हम क्लास में पढ़ाया करते थे ना, बच्चों का सवाल होता था, सर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्या हमें करने हैं? अभी आपके सामने मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 127 से लेके क्वेश्चन नंबर 162 तक हमारा फिजिक्स का पेपर था। ऑलमोस्ट ये 36 क्वेश्चंस बनते हैं। इन 36 क्वेश्चंस में से आपने खुद देखना है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का वेटेज कितना था और सिंपल थ्योरी के या रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस का वेटेज कितना था। इसके अलावा जो मेरे बच्चे, हमेशा मैं क्लास में पढ़ाते हुए कहता हूं और हमेशा बच्चों को कहता हूं, इनफैक्ट मैंने यहां पे यूट्यूब पे जो पूरी एक लेक्चर सीरीज एमडी कैट की अपलोड की थी, उसके साथ भी मैंने प्रैक्टिस शीट्स दी थी, वही मैंने अपने बैच में भी बच्चों को दी थी। तो मैं उनको अक्सर कहता हूं कि बेटा, जो आपको टीपीपी दी जाए उसमें चाहे 200 सवाल हो या 250 सवाल, वो टीपीपी आपने लाजमी लगानी है। अब देखना शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, ये सर 127 क्यों मार्क हुआ है? क्योंकि मेरे बच्चे ये मैंने पेपर से उठाया है, तो पेपर के अंदर जो इसका नंबर था वो मैंने यहां पे मार्क कर दिया है। द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल एज अ बॉडी मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। सिंपल सा डेफिनेशन क्वेश्चन है कि जब कभी भी कोई बॉडी दायरे में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है तो सेंटर में जो एंगल बनता है उसे आप क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसे आप कहोगे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे कहते हैं ड्यूरिंग द ड्रिलिंग ऑफ अ मेटल सरफेस। अगर आप एक मेटल सरफेस को क्या कर रहे हो भाई? ड्रिल कर रहे हो, तो आपने देखा ड्रिल बिट गर्म हो जाती है। द ड्रिल बिट हीट्स अप। द हीट कम्स फ्रॉम, हीट कहां से आती है? वाइब्रेशन ऑफ द टूल से आती है? नहीं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से आती है? नहीं। कंप्रेशन ऑफ एयर से आती है? नहीं। तो कहां से आती है भाई? वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। भाई जब ड्रिल बिट उसके ऊपर घूमती है, मान लो आपके पास यहां पे एक कोई मेटल सरफेस है, बोला ठीक है सर, इसके ऊपर अगर मेरे बेटे यहां पे एक अदर ड्रिल बिट घूम रही है, इस पॉइंट पे ड्रिल बिट इस मेटल सरफेस के साथ चिपकी हुई है और घूम रही है इसमें सुराख करने के लिए, इस पॉइंट पे चिपकी हुई और घूम रही है, तो इसका मतलब दो मैकेनिकल पार्ट्स रब कर रहे हैं। अगर आप अपने हाथ को रब करो तो हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू वर्किंग अगेंस्ट द फ्रिक्शन। सेम कॉन्सेप्ट है। ड्रिल बिट एक मेटल है जो कि मेटल सरफेस के साथ घिसी जा रही है, तो आपके पास क्या हो रहा है? वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन हो रहा है। इसको भी आप इजी में काउंट कर सकते हो, ठीक है। 2 इजी हो गए हमारे। आगे क्वेश्चन नंबर 129 कहता है इफ 2 जूल of work is done in moving 2 coulombs of charge from one point to other in an electrical field, the potential difference between the 2 points। potential difference का फॉर्मूला क्या रहता है भाई? वर्क डन अपॉन जिस चार्ज पे वो काम किया गया। तो आपके पास कितना वर्क डन किया गया? 2 जूल। और किस चार्ज पे किया गया भाई? 2 कूलम पे किया गया, तो 2/2 कितना आया भाई? 1 जूल पर कूलम या 1 वोल्ट। पहला न्यूमेरिकल आपके पास आ गया, ठीक है। इसको आप इजी में ही लेके जाओगे या मॉडरेट पे लेके जाओगे, क्योंकि ये एक तरह का एप्लीकेशन क्वेश्चन है। मतलब ये एक तरह से कह लो आपके पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ गया। बोला ठीक है सर, आ गया। आगे चले। आगे द मोशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन्वॉल्व्स। देखो भाई, ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं? अगर आपके पास ये एक मीडियम का पार्टिकल है, तो अगर मेरे बच्चे इसके पास से ऐसे करके एक वेव गुजरेगी, यानी कि एक वेव यहां से जाएगी, तो ये जो आपका पार्टिकल है ये एसएचएम परफॉर्म करेगा। ये पार्टिकल ऐसे अपनी जगह से ऊपर जाएगा, फिर मेरे बच्चे ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा, फिर यहां आने के बाद यहां से नीचे जाएगा, फिर यहां आने के बाद यहां आएगा। मतलब ये आगे नहीं जाएगा। ये पार्टिकल ये काम एक ही जगह पे कर रहा है, यानी कि एक ही पोजीशन पे रहता हुआ पार्टिकल अपनी जगह से ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर नीचे से ऊपर आया। तो
ट्रांसवर्स वेव के अंदर पार्टिकल क्या करता है कि अपनी ही जगह पे परपेंडिकुलर ऑसिलेशन कर रहा होता है, यानी कि वेव एक डायरेक्शन में जा रही होती है और जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है वो वेव के प्रोपेगेशन के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा होता है। द मोशन ऑफ ट्रांसफर वेव इन्वॉल्व पार्टिकल्स वाइब्रेशन अलोंग द डायरेक्शन नहीं होती, ऑपोजिट टू द एनर्जी फ्लो भी नहीं होती, परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपेगेशन होती है। ठीक हो गया। आगे इन लेमिनार फ्लो, देखो हमारे पास दो फ्लोज होते हैं फ्लूइड के अंदर, एक टर्बुलेंट फ्लो होता है और एक लेमिनार फ्लो रहता है। जो टर्बुलेंट फ्लो होता है उसको हम कहते हैं जंगली वाला फ्लो, और जो लेमिनार फ्लो होता है उसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। लेमिनार फ्लो में क्या होता है, हम ये मान के चलते हैं कि बिल्कुल हमारे पास आइडियल फ्लो है। कैसा? हमने आइडियल फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, अगर आप अपने सिंध बोर्ड की किताब देखोगे तो उसमें भी लिखी हुई हैं। आइडियल फ्लो की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं कि भाई वो लेमिनार फ्लो होता है, उसके अंदर लेयर्स के दरमियान में विस्कोसिटी नहीं होती। जब विस्कोसिटी नहीं है, आप जब ये कहते हो कि विस्कोसिटी नहीं है, या आप ये कहते हो कि जनाब फ्लूइड फ्रिक्शन जीरो है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अपनी रूटीन में जब प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं तो हम मान के चलते हैं एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। जब हम एनएलएम का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन का, तो हम ये मानते हैं कि फ्रिक्शन नहीं है जब तक कहा ना जाए। बिल्कुल वैसे लेमिनार फ्लो में जब वो फ्लो करता है तो हम कहते हैं वहां पे कोई हीट लॉस ड्यू टू फ्लूइड फ्रिक्शन या विस्कोसिटी नहीं होता। तो आपके पास जो लेयर्स हैं, जो लेयर पे लेयर स्लाइड करती हुई जा रही होती है, यानी कि अगर मैं यहां पे ड्रॉ करके दिखाऊं, ये मान लो आपके पास एक लेयर है लिक्विड की, और ये मान लो मेरा बेटा यहां पे आपके पास, ये मान लो मेरा बेटा आपके पास यहां पे ये एक और लेयर है यहां पे लिक्विड की, ये मान लो यहां पे आपके पास ये एक लेयर के नीचे की लेयर है। अब सूरत हाल क्या है, मान लो एक लेयर आगे जाना चाह रही है, अगर इनके दरमियान में कोई फ्रिक्शन नहीं है तो नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को रेजिस्ट नहीं करेगी। तो ये क्या करती है, स्लाइड स्मूथली ओवर ईच अदर, या एक दूसरे के ऊपर स्मूथली पास करती हुई चली जाती है। क्योंकि अगर फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी तो टर्बुलेंस प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वेलोसिटी फिर तब्दील होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आगे अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल हाफ रेवोल्यूशंस इन टर्म्स ऑफ रेडियन इज इक्वल टू, अगर मेरे बच्चे बॉडी अपना एक दायरा मुकम्मल करती है तो आपके पास क्या होता है भाई, 2 पाई रेडियंस होता है, और 2 पाई रेडियन में कितना एंगल सबटेंड होता है डिग्री में, 360 डिग्री। अगर आधा चक्कर मुकम्मल होगा सर्कल का तो पाई रेडियन होगा, और 2 को इधर भेज के आप डिवाइड करा दोगे तो 360/2 कितना आएगा आपके पास, 180 डिग्री आ रहा होगा। आसान आसान सवाल है, बस इसमें यह देखते जाओ कि इन्होंने सिर्फ आपका एक वो कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते ही नहीं है। ठीक है, मतलब मुझसे पूछोगे तो पेपर स्टिल बहुत आसान था, लेकिन पिछले साल से कंपेयर करोगे या निस्बतन पिछले 4-5 साल में हमें जो देखने को मिला उसके मुकाबले में थोड़ा सा अच्छा पेपर है। 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ गए, बोला ठीक है सर आगे आ जाओ। अब ये एक सवाल है क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 133 कहता है अगर ए वेक्टर आपको दिया हुआ है ए आई कैप प्लस का बीजे कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है 4 ai कैप प्लस का 4 bj कैप, क्योंकि 4 ब्रैकेट के बाहर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है। अब आप में से जितने बच्चों ने इसको ये करके निकाला है सही है, आप में से किसी ने गलती नहीं करी, अगर ऐसे भी निकाला है तो ठीक है। लेकिन मेरा बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप ऐसे निकालने के बजाय डायरेक्ट इसको देखो तो आप प्रॉपर्टी की मदद से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये ए दिया हुआ था, ये बी दिया हुआ है, ये 0 दिया हुआ है, ये मेरे बच्चे आपको दिया हुआ है जनाब 4a, ये आपको दिया हुआ है जनाब 4b, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जाएगा, 4a से भी मल्टीप्लाई होगा और b से भी होगा, यहां आ गया 0। अब आप जब i कैप से एक्सपेंड करोगे तो भी 0 हो जाएगा, j कैप से एक्सपेंड करोगे तो भी 0 हो जाएगा। आप जब इसको k कैप से एक्सपेंड करोगे तो ये बनेगा a मल्टीप्लाई बाय 4b, यानी कि 4ab माइनस साइन फॉर्मूले का, फिर 4ab यानी कि 4a इंटू बी, अगेन 4ab आ जाएगा, 4ab में से 4ab निकाल दिया, आंसर क्या आ रहा है 0। आप इसका आंसर 0 डायरेक्ट देख के भी बता सकते थे। अब बोलोगे सर देख के कैसे बता सकते थे, हमें यह बात पता है कि पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। अगर आप देखो आपको ये ए वेक्टर लिखा हुआ है, जी सर, अगर आप गौर से देखो तो मैं बी वेक्टर को भी तो लिख सकता हूं कि बी वेक्टर मेरे पास 4a वेक्टर है, चेक करो, क्योंकि देखो ए वेक्टर को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको बी वेक्टर मिल गया। तो गोया कि ए और बी वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, फर्क सिर्फ इसका है कि बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 गुना है ए के मुकाबले में, बाकी दे बोथ आर पैरेलल वेक्टर। तो आप यहां से देख के भी बता सकते थे कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। बोला ठीक है सर, समझ में आती है ये बात भी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 134,
अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर इन द सेम मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड विद इक्वल स्पीड्स कंपेयर टू प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल का पाथ विल हैव। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था। आपको आर का फॉर्मूला याद है, आर बराबर होता है मेरे बच्चे एम वी साइन थीटा, डिवीजन में आपके पास क्या आ जाता है भाई, क्यू बी आ जाता है। बोला ठीक है सर। अब इसके अंदर कुछ बच्चों ने ये गलती करी होगी यकीनन कि उन्होंने सिर्फ मास की बेसिस के ऊपर चीजें जज करने की कोशिश करी है, जबकि मेरा बेटा अल्फा और प्रोटॉन के अंदर चार्ज का भी फर्क होता है। भाई इन्होंने कह दिया कि स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, इसका मतलब वी का तस्करा आप नहीं करोगे, थीटा सेम है क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं कहा हुआ, और बी सेम है क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड फील्ड है। इसका मतलब आप बोलोगे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एम बटे क्यू के, एम बटे क्यू के। अगर आप प्रोटॉन की बात करते हो तो प्रोटॉन के लिए मास मान लो m है और चार्ज मान लो E है, तो प्रोटॉन का m अपॉन क्यू क्या आ गया, m अपॉन E के बराबर आ गया। अगर आप अल्फा पार्टिकल की बात करते हो तो अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो प्रोटॉन के मुकाबले में होता है 4 गुना, क्योंकि अल्फा को हम रिजेम्बलेंस देते हैं हीलियम के न्यूक्लियाई से, और हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो मिला के इसका तकरीबन 4 गुना मास होता है प्रोटॉन के मुकाबले में। सिमिलरली अगर आप अल्फा पार्टिकल के चार्ज की बात करोगे तो वो ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है। क्यों? हम अल्फा पार्टिकल को रिजेम्बलेंस देते हैं हीलियम के न्यूक्लियस से, और हीलियम के न्यूक्लियस में आपके पास 2 प्रोटॉन होते हैं, कोई न्यूट्रॉन का चार्ज तो नहीं होता, तो आपके पास ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन बनेगा। तो ये 2 1 जा 2 2 जा, गोया के 2 इंटू एम अपॉन ई आ रहा है। यानी कि अगर आप ये देखोगे, आपने यहां पे अभी एक कंडीशन स्टेब्लिश कर ली थी कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम अपॉन क्यू के। जिस पार्टिकल का m अपॉन क्यू ज्यादा है उसका रेडियस ज्यादा होगा। तो अगर आप देखते हो आपको नजर आ रहा है अल्फा का जो m अपॉन क्यू है, ये है m अपॉन क्यू, ये है m अपॉन क्यू। अल्फा का जो m अपॉन क्यू है वो प्रोटॉन के मुकाबले में दुगना है। तो एक बात तो यहां से स्टैब्लिश हो गई कि अल्फा का जो रेडियस है पाथ का वो दुगना रहेगा किसके मुकाबले में, प्रोटॉन के मुकाबले में। तो एक तो ये सही आंसर हो गया कि कंपेयर टू प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल का जो पाथ है उसका रेडियस ट्वाइस है या लार्जर है, तो स्मॉल तो नहीं हो सकता। अब यहां पे डिफ्लेक्शन का भी एक कॉन्सेप्ट चेक किया जाएगा, जहन में रखना, डिफ्लेक्शन का जो रेडियस है उसके साथ इनवर्स रिलेशन रहता है। अगर आपके पास, और से देखो, अगर आपके पास एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है और बहुत बड़े रेडियस में जाना चाह रहा है, यानी कि बहुत कम डिफ्लेक्ट कर रहा होगा वो, इसके बरअक्स अगर एक पार्टिकल आपका ऐसा है जो कि ऐसे 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 डिफ्लेक्ट करता हुआ जा रहा है, अब आप गौर से देखो, आपको साफ पता चल जाएगा। अगर मैं यहां पे रेड वाले पार्टिकल के रेडियस को आर ए कह दूं, इसका इससे ताल्लुक नहीं है, वैसे ही कुछ समझा रहा हूं। रेड वाले पार्टिकल के रेडियस को आर ए कह दूं और ब्लू वाले पार्टिकल के रेडियस को आर बी कह दूं, तो आपको बच्चे एक चीज नजर आ रही है कि आर बी जो है ये छोटा है और आर ए जो है वो बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये एक बड़ा सा सर्कल बनाएगा घूमने के बाद, और ये एक छोटा सा सर्कल बनाएगा। तो आर बी छोटा है और आर ए कैसा है आपके पास, बड़ा है। तो ये, अब आप देखो डिफ्लेक्शन, देखो यहां पे डिफ्लेक्शन अगर आप देखोगे तो डिफ्लेक्शन बी पार्टिकल की ज्यादा है, क्योंकि बी पार्टिकल अपने ओरिजिनल पाथ से ज्यादा डेविएट हुआ है। भाई यहां पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, मान लो ये आपका ओरिजिनल पाथ था, तो आप देखोगे कि ओरिजिनल पाथ से सेम टाइम ड्यूरेशन में ज्यादा कौन डेविएट हुआ है, ज्यादा आपका बी पार्ट डेविएट हुआ है, ए कम डेविएट हुआ है, ए कम डेविएट हुआ है, ए कम डेविएट हुआ है, कम डिफ्लेक्ट हुआ है। बोला ठीक है सर। तो डिफ्लेक्शन इनवर्स होती है रेडियस के साथ, तो डिफ्लेक्शन इनवर्स होती है। तो अल्फा पार्टिकल का रेडियस ज्यादा है तो अल्फा पार्टिकल की डिफ्लेक्शन कम होगी। अगर यहां पे ये स्मॉलर डिफ्लेक्शन दे देते तो वो भी सही हो जाता, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं दिया। तो ग्रेटर डिफ्लेक्शन किसकी होगी, जिसका रेडियस कम है। रेडियस कम किसका है, प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन की डिफ्लेक्शन ग्रेटर है और अल्फा पार्टिकल की डिफ्लेक्शन क्या ज्यादा है। तो इन्होंने, सॉरी, अल्फा पार्टिकल की डिफ्लेक्शन कम है और प्रोटॉन की डिफ्लेक्शन ज्यादा है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का रेडियस ज्यादा है और प्रोटॉन का रेडियस क्या है, कम है। तो यहां पे इन्होंने सिर्फ एक ही सही ऑप्शन दिया हुआ है, विच इज लार्जर रेडियस, यानी कि अल्फा पार्टिकल का रेडियस लार्जर है और अल्फा पार्टिकल की डिफ्लेक्शन स्मॉलर रहेगी, किसके मुकाबले में, प्रोटॉन के मुकाबले में। ठीक है, आगे ये एक अच्छा सवाल है। अब आप देखो, ये अच्छा सवाल था। अच्छा, इस वाले सवाल को एक आप जो लेके चलोगे, इसको आप कह लोगे कि यार ये एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट में था, लेकिन ये भी एक सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जाएगा, ये भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जाएगा, सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये वाला जो सवाल हमने करा था इससे पहले, ये वाला सवाल जो है मेरे बच्चे, ये वाला सवाल भी एक सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ही जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला और उसकी बेस पे चल रहा है। ये वाला सवाल, इसको आप डिफिकल्ट में काउंट कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखते हो तो आपको ना थोड़ा सा दिमाग अपना लगाना था।
अच्छा सवाल था ये एक। देखो इधर कोशिश करते हैं आपको यहां पे ना एक कॉन्सेप्ट का हम फील दिला दें, मजा दिला दें। अब देखो मेरे बच्चे, ये है आपके पास एक्स एक्सिस, ये है आपके पास वाई एक्सिस और ये है आपके पास जेड एक्सिस। ठीक है, जरा कॉन्सेप्ट का यहां पे लीजिएगा फील। इसको हम एक काम ये करते हैं कि इसको हम जरा पलट देते हैं। ठीक है, रोटेट कर दें इसको। चलो अब आ जाओ, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का हम और फील लेते हुए जाएं। ये अब देखो इधर, ये मेरे बच्चे देखो मैंने आपके सामने क्या बनाया, एक अदद ये देखो इधर, ये मैंने बनाया मेरा बेटा एक अदद प्लेन, जो कि आपको नजर भी आ रहा होगा। बोला ठीक है सर, आपने एक प्लेन बनाया। क्या आपको ये नजर आ रहा है कि ये मैंने एक्स जेड प्लेन बनाया है? ये मेरे बच्चे एक्स एक्सिस है। बोला ठीक है सर। ये मेरे बच्चे जेड एक्सिस है, तो ये मैंने एक प्लेन बनाया। बोला सही है सर। आपको कहते हैं इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपने इलेक्ट्रॉन को फेंका, कैसे फेंका? पॉजिटिव एक्स के अलोंग, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो ऐसे आ रहा है। यहां ड्रॉ कर दो। ये मेरा बेटा आपके पास क्या आ रहा है? ये आपके पास आ रहा है इलेक्ट्रॉन, सही है। तो ये तो हो गई मेरे बेटा क्या आपके पास वेलोसिटी का वेक्टर हो गया। बोला ठीक है सर, ये वेलोसिटी का वेक्टर हो गया, समझ में आने वाली बात भी है, कोई परेशानी नहीं है। आगे कहता है इन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंग इन एक्स जेड प्लेन। आपको कहता है मैग्नेटिक फील्ड जो कि कहां पर है? एक्स जेड प्लेन में। अब सर एक्स जेड प्लेन में कहां है ये इसने नहीं बताया। एक्स जेड प्लेन में कहां है हमें नहीं बताया गया, लेकिन ये तय है कि होगी एक्स जेड प्लेन में। तो अगर ये एक्स जेड प्लेन में होगी, मैं इसका वेक्टर यहां पे कहीं पे भी इस तरीके पर ड्रॉ कर सकता हूं, कहीं पर भी इस तरीके पर ड्रॉ कर सकता हूं। भाई होगा तो वो वेक्टर मेरा कहां पे? एक्स जेड प्लेन में कहीं भी आ सकता है। ये बात समझ में आ रही है? होगा ये वेक्टर कहां? एक्स जेड प्लेन में कहीं भी आ सकता है, क्योंकि इस वेक्टर में आई कैप आ रहा होगा और के कैप आ रहा होगा। भाई जे कैप मिसिंग होगा। बोला ठीक है सर, समझ में आता है। अब अगर आप अपना राइट हैंड रूल यूज करो, राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करो, हमें पता है जो फोर्स एक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन पे, दैट इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस ऑफ बी। और जो आपका राइट हैंड स्क्रू रूल है, उससे आप आंसर निकालते हो पॉजिटिव चार्जेस के लिए, और फिर आखिर में अगर पलट दोगे तो वो नेगेटिव चार्जेस के लिए हो जाएगा। आपको क्या करना है? वी क्रॉस बी निकालना है। वी क्रॉस बी के अंदर अगर आप देखोगे, आपका पहला वेक्टर कौन सा है? देखो पहला वेक्टर आपके पास v है, जो यहां लिखा हुआ है, दिस इज योर फर्स्ट वेक्टर। ये आपका पहला वेक्टर है, और जनाबे वाला ये आपका दूसरा वेक्टर है। हम क्या करते हैं? अपने सीधे हाथ को पहले वेक्टर पे रखते हैं, इस तरह से कि फिंगर्स आर पॉइंटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो मैंने अपने सीधे हाथ को v पे रखा, v फॉर वेलोसिटी पे रखा, और फिंगर्स को कर्ल कर दिया b की तरफ। जब आप फिंगर्स को कर्ल करोगे ना b की तरफ, तो ये थीटा ऐसे ऐसे आएगा। यहां है थीटा, v क्रॉस b में ये थीटा है, v से b की तरफ आ रहा है। आप देखोगे आपका जो अंगूठा है, आपका जो अंगूठा है, वो अंगूठा कहां जा रहा है? अंगूठा आपका जा रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अंगूठा कहां जा रहा होगा? डाउनवर्ड। लेकिन सर आपने तो आंसर इसका प्लस वाई एक्सिस मार्क किया हुआ है। भाई बता रहा हूं, रीजन तो सुनो। आपके पास फोर्स नीचे आ रही है, लेकिन ये फोर्स किसके ऊपर होती? अगर पॉजिटिव चार्ज होता। सवाल में आपको चार्ज कैसा दिया हुआ है? नेगेटिव दिया हुआ है। तो नेगेटिव चार्ज के लिए आप क्या करोगे? इस फोर्स को पलट दोगे। तो भाई इसके लिए फोर्स कहां आएगी? पॉजिटिव वाई के अलोंग आएगी। अगर यहां पे प्रोटॉन होता तो फोर्स कहां आती? राइट हैंड रूल से डाउनवर्ड आती। लेकिन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो आपने निकाला अपने वही राइट हैंड रूल से, राइट हैंड स्क्रू रूल से, डाउनवर्ड आया, पलट दिया तो अपवर्ड आ गया। क्लियर है? ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है इसका आंसर। आगे ये भी एक अच्छा सवाल है, अगेन अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। ये तो खैर इससे ऊपर वाला तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं था, इसको तो आप न्यूमेरिकल नहीं लोगे, लेकिन ये वाला आपका अगेन उससे ऊपर को मार्क कर दिया था। आ जाओ इसको देखो। कहता है द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इन अ 0.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। पहले यहीं पे रुक जाओ, इतने हिस्से का पहले जरा मैग्नेटिक फ्लक्स तो कैलकुलेट कर ले भाई। आपको कहता है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, तो भाई फाई बराबर होता है बी डेल्टा ए के। बी कितना है आपके पास? 0.5 टेस्ला, डेल्टा ए ये रहा, तो क्या बन गया? 0.5 टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, अब आपने बताना है, आपको कहते हैं द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, इज सेम एज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप ऑफ 0.5 मीटर स्क्वायर, थ्रू अ लूप ऑफ 0.5 मीटर स्क्वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ। अब कह रहे हैं कि दोबारा से यही फ्लक्स कब प्रोड्यूस होगा? अगर आपके पास लूप कितना है? 0.5 का है। अब समझो
फाई का वैल्यू क्या होता है? फाई का फॉर्मूला होता है बी डेल्टा ए कॉस ऑफ थीटा। अब आपको पता है आपको फाई का वैल्यू कितना चाहिए? आपको फाई का वैल्यू चाहिए 0.5 और एरिया बी आपको नहीं पता, लेकिन एरिया आपको दिया हुआ है। एरिया आपको कितना दिया हुआ है? एरिया आपको 0.5 दिया हुआ है। बोला ठीक है सर। आपके पास आगे आ गया कॉस थीटा। बोला सही है सर। अब आप नोट करो तो आपके पास यहां 0.5 से 0.5 मर गया। बोला सही है सर। तो यहां पे आपके पास क्या बच गया? 1। सही है। तो 1 आपके पास आ रहा है बी इंटू कॉस थीटा के बराबर। अब समझिएगा बात गौर से। बच्चों ने इसमें भी चवल मारी होगी, गलती करी होगी, लाजमी करी होगी। मेरे मासूम बच्चे, प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो गलती करी होगी। देखो इधर, अब देखो बच्चे इधर, अगर आप इसको गौर से देखोगे, आपको यहां पे ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, गौर से देखना, ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और कॉस थीटा का प्रोडक्ट 1 आ रहा हो। लास्ट से शुरू करते हैं। अगर मैं ऑप्शन डी देखूं, ऑप्शन डी में मैग्नेटिक फील्ड है 0.5, थीटा 90 डिग्री है। मुझे थीटा नहीं चाहिए, कॉस थीटा चाहिए। कॉस 90 डिग्री होता है 0, तो यहां प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर सी पे आ जाओ। सी 2 टेस्ला है और 90 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री कितना आ रहा है भाई? अगेन 0 आ रहा है, तो 2 जीरो अगेन 0 हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन बी पे आ जाओ। 1 टेस्ला मल्टीप्लाई बाय 60, तो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना होता है भाई साहब? हाफ होता है। तो इसका आंसर आ रहा है 0.5। भाई साहब ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए में आ जाइए। ऑप्शन ए में क्या है? 1 टेस्ला और 0 डिग्री। तो अगर आप देखोगे आगे आपके पास क्या आता है? cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 होता है, और 1 1 सा क्या हो गया? 1 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। आ गया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब देखो मेरे बच्चे, मैं बार बार क्लास में भी इसीलिए कहता हूं कि भाई आपको जो टीपीपी दी जा रही है, अभी आप यकीन करो जो बैच हमारा चल रहा है उसके अंदर मैंने बच्चे को टीपीपी दी कूलम्स लॉ की, उसमें 60-70 सवाल थे। मैं आज की क्लास का बता रहा हूं आपको यही बात। अब उसमें ना बच्चे का सवाल, एक बच्चे का लिटरली यही क्वेश्चन था कि सर इतने क्वेश्चन आप हमें क्यों देते हैं? मेडिकल का पेपर तो ऐसा आता ही नहीं है कि इतने क्वेश्चन दिए जाएं। मैं उन्हें यही कहता हूं कि भाई होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आपको कौन कह रहा है कि आप मम्मी डैडी तैयारी करो? आप अच्छी तैयारी करके जाओ ना। अब आज आ गया ना अच्छा पेपर, आ गया ना। अभी तक हमने तकरीबन 10 सवाल हल किए हैं, और 10 में से मतलब 10 ही किए हैं ना, 127 से 136। जरा न्यूमेरिकल्स का रेशो निकाल लो अब जरा। 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 हो गए। 50% का रेशो चल रहा है अब तक आपके पास। 10 में से आपके 5 न्यूमेरिकल्स हैं। अब बताओ, और ये मैंने घर पे बैठ के नहीं बनाया पेपर, ठीक है। अब देखो इधर अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 137 कहता है अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम एंड रीच टर्मिनल वेलोसिटी। जब मेरे बच्चे कोई बॉडी एक विस्कस मीडियम में गिर रही है और फाइनली उसने टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली, तो मेरे बच्चे आपके पास जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करने के बाद। तो नेट फोर्स इसके ऊपर 0 हो जाएगी। और आगे इसी में एक सवाल और दिया हुआ है, जहन में रखिएगा, जब नेट फोर्स 0 हो जाएगी तो इसकी एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी? 0। सेम क्वेश्चन केपीके में भी आया है। अगर बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, आपने किसी भी टाइम पे जो नेट फोर्स निकालनी होती है, वो आप नेट फोर्स कैसे निकालते हो? नेट फोर्स निकालते हो भाई, उस पर डाउनवर्ड फोर्स लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स, अपवर्ड फोर्स लग रही होती है जनाब ड्रैग फोर्स, और आप मान के चलते हो कि यहां पे बॉयंट फोर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो वो एब्सेंट है। तो एफ जी माइनस एफ डी इज इक्वल टू द नेट फोर्स। ये केपीके में आया खैबर मेडिकल कॉलेज में इसी साल में, ठीक है। वो भी आपको अभी मिल जाएगा यहां पे। ये हो गया। अब इसके अंदर अगर किसी बच्चे ने आंसर यहां पे 98 न्यूटन निकाला होगा तो वो गलत है, क्योंकि नेट फोर्स 98 नहीं है, वेट 98 है, लेकिन ड्रैग फोर्स भी 98 हो गई होगी, तभी तो टर्मिनल वेलोसिटी रीच हुई। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? वो कांस्टेंट वेलोसिटी जिससे बॉडी नीचे आती है विस्कस मीडियम में, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 138, ये भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था, बरल ऊपर वाला ये भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था। आखिर में मैं गिन भी लूंगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ताकि आपको एक तसल्ली हो जाए। द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ कंडक्टर इज 0। अच्छा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ कंडक्टर विच इज गिवन बाय अल्फा, इसको इसने कह दिया 0 है। अब अल्फा का अगर मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखूं, अल्फा का फॉर्मूला होता है डेल्टा आर अपॉन आर नॉट इंटू डेल्टा टी। बोला ठीक है सर। अगर मैं यहां पे अल्फा की जगह पे लाकर 0 पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आंसर आता है? मेरे पास आता है कि 0 इज इक्वल टू डेल्टा आर बटे में आ गया आर नॉट इंटू डेल्टा टी। अगर आप यहां से डेल्टा आर की वैल्यू निकालोगे तो डेल्टा आर की वैल्यू कम्स आउट टू बी 0। इसका मतलब यह है कि अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने के बावजूद राइज इन टेम्परेचर 0 आएगा।
सॉरी, राइज इन रेजिस्टेंस या इंक्रीज इन रेजिस्टेंस जीरो आएगा, राइज इन टेम्परेचर नहीं, राइज इन रेजिस्टेंस क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम। हमने ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास अगर ओमिक कंडक्टर होता है उसके अल्फा की वैल्यू बहुत थोड़ी होती है। अगर आपने उसका रेजिस्टेंस चेंज करना है तो आपको टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। अल्फा बेसिकली ये बताता है कि अगर आपने किसी मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो उसकी रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा। तो अगर उसके अल्फा की वैल्यू जीरो है तो उसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, चेंज होने वाली नहीं है। हो गया, ठीक है। अब देखो आगे, अगला। अब देखो मेरे बच्चे, ये वाला सवाल, ये अगेन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और काफी सारी आंसर की जो अब तक अनऑफिशियल आई हैं उसमें इनका आंसर अजीब सा दिया हुआ है जो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों। पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू साउंड वेव्स कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ आपको दे दी 50 सेंटीमीटर, एट अ पॉइंट इज 100 सेंटीमीटर। पाथ डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस से रिलेट करने के लिए, देखो आपको कह रहे हैं दो वेव्स आ रही हैं एक किसी पॉइंट पर, आपको उनका पाथ डिफरेंस दे दिया कितना है, 100 सेंटीमीटर उनका पाथ डिफरेंस आपको दिया हुआ है और वेवलेंथ आपको दे दी कितनी है भाई, 50 सेंटीमीटर। ठीक है सर, आगे चलें, मजीद बताएं। सुपरपोजिशन हो रही है, मतलब कि वेव्स सुपर इंपोज हो रही हैं, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स हो रही हैं। तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव के अंदर जो की फैक्टर होता है वो रहता है फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स का। तो अगर आपको बोला जाए फेज डिफरेंस कैलकुलेट करो इन दोनों वेव्स के दरमियान में इस पाथ डिफरेंस की मदद से, तो आप क्या बोलोगे, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, यही फॉर्मूला है, ये आपके कोर्स में भी है, पंजाब बोर्ड की किताब में भी लिखा है। तो फेज डिफरेंस आप निकालोगे आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा, एक और तरह से भी करा दूंगा इसको, और वेवलेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कैंसिल ही हो जाएगा अगर आप कर भी दोगे तो। ये हो गया 100 सेंटीमीटर, 50 वन जा 50 टू जा, आपके पास फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 पाई आ रहा है। हमने ये बात पढ़ी हुई है कि अगर और से सुनना, अगर दो वेव्स के दरमियान में इंटरफेरेंस के होते वक्त दो वेव सुपर इंपोज हो रही हैं, सुपर पोजिशन हो रही है, अगर दो वेव्स के दरमियान में जो फेज डिफरेंस है वो 2 पाई है या 2 पाई का कोई मल्टीपल है, यानी कि 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि कोई भी ऐसा फेज डिफरेंस है, तो इस केस के अंदर आपके पास होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, और जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव मैक्सिमम है, तो उस केस में वहां पर आपके पास क्या होगी, लाउड साउंड सुनाई देगी, क्योंकि साउंड की जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, ध्यान में रखिएगा। और किस तरह से समझा सकते हैं, साइलेंस कब होता, अगर यहां पे फेज डिफरेंस की जो कंडीशन थी वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आ जाती। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आ जाती तो फिर उस केस में आप बोल रहे होते कि जनाबे वाला यहां पे आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम है, तो साइलेंस आएगा। ठीक है, एक और कैसे देख सकते हैं भाई, आपको यहां पे वेव की वेवलेंथ क्या दी है 50 सेंटीमीटर, इन्होंने कहा कि पाथ डिफरेंस कितना है 100 सेंटीमीटर। एक और तरह से समझा रहा हूं, यानी कि एक वेव पहले शुरू हो गई होगी और एक वेव बाद में शुरू हुई होगी, समझो, एक वेव पहले शुरू हुई एक वेव बाद में, यानी कि एक वेव दूसरे के मुकाबले में 2 वेवलेंथ एक्स्ट्रा आई है, यह बात समझो, एक वेव दूसरे के मुकाबले में 2 वेवलेंथ एक्स्ट्रा आई है, समझो इस बात को। यानी कि आपके पास एक वेव यकीनन पहले शुरू हो गई और एक वेव बाद में शुरू हुई, समझो। देखो ऐसे, यहां पे मान लो आपके पास इस जगह पे आपके पास ना, ये मान लो आपके पास ऐसे, ये मान लो वेव ए है, ये मान लो वेव बी है, आपके पास वेव ए ने एक्स्ट्रा फासला कवर किया 100 सेंटीमीटर का, ऐसे यही बोल रहा है ना आपको वो। तो इसका मतलब मेरे बेटा जो आपको ये पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, ये आप गौर से देखो तो आपको ट्वाइस ऑफ द ये वेवलेंथ दिया हुआ है, तो ये 100 सेंटीमीटर है। तो भाई एक वेव का फेज डिफरेंस कितना होता है 2 पाई होता है, दूसरी वेव का फेज डिफरेंस कितना होता है 2 पाई होता है, तो इन दोनों वेव्स का आपस में फेज डिफरेंस कितना रहेगा 4 पाई रहेगा। तो अगेन आप देखोगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, क्रस्ट पे क्रस्ट आ रहा होगा और ट्रफ पे ट्रफ आ रहा होगा। वैसे तो साउंड वेव को क्रस्ट और ट्रफ से हम शो नहीं करते, लेकिन आप समझने के लिए समझा सकते हो, क्योंकि साउंड वेव के अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन रहता है। ठीक हो गया।
तो यहां पे बीट्स नहीं होगा। बीट्स इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कोहेरेंट वेव्स हैं भाई। कोहेरेंट वेव वो होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो बीट्स का तो ऑप्शन वहीं पे एलिमिनेट हो गया ना, क्योंकि बीट तो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर होता है ना चाचा। ठीक है, अच्छा अब देखो सवाल अच्छा था, इसको भी मार्क कर लो, न्यूमेरिकल पे था। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कब होती है? इससे पहले ये समझ लो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है भाई। जब कभी भी आप किसी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अगेंस्ट में काम करते हो कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड एक काम चाह रही है, आप उसका उल्टा काम कर रहे हो, तो इस केस के अंदर आपके पास क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी आती है, पैदा होती है, गोया के सिस्टम में इंक्रीज होती है। अब समझो यहां पे यह मान लो मेरा एक मास स्प्रिंग सिस्टम है इस जगह पे। बोला ठीक है सर है, यहां से कनेक्ट हुआ हुआ है, ऐसे करके यहां कनेक्ट हुआ हुआ है। बोला ठीक है सर, यहां पे मेरे पास एक मास मौजूद है। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या चाहता है, ये स्प्रिंग क्या चाहता है, आप ये बताओ कि ये स्प्रिंग क्या चाहता है? सर स्प्रिंग तो ये चाहता है कि भाई ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है या जिसको आप मीन पोजीशन कह रहे हैं ये यहीं पे रहे, ये यहीं पे रहे। बोला ठीक है सर, अगर मैं इस भाई को जबरदस्ती कंप्रेस कर दूं तो क्या मैं अगेंस्ट द स्प्रिंग फील्ड काम कर रहा हूं? कर रहे हैं सर। तो इसका मतलब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर हो रही होगी। जो आप काम करते हो वही तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर मैं इस मास को पकड़ करके जबरदस्ती आगे ले जाके घसीटूं, इस केस में भी क्या होगा? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि मैं अगेंस्ट द फील्ड काम कर रहा हूं ना भाई। स्प्रिंग की फील्ड चाहती है कि यहीं पर है, मैं आगे लेके जाऊंगा तब भी बढ़ेगी, पीछे ले जाऊंगा तब भी बढ़ेगी। अगर मैं आगे लेकर गया हुआ हूं, इसका मतलब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी हुई है। जैसे ही मैं छोड़ दूंगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम होगी और जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो इसको अपने मीन पॉइंट पे लाने की कोशिश करेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है जब कभी भी आप स्ट्रेच स्ट्रिंग को रिलीज करते हो। कंप्रेशन में भी बढ़ती है, स्ट्रेचिंग में भी बढ़ती है। और अगर आप होल्ड करते हो स्प्रिंग को मैक्सिमम एक्सटेंशन पे, तो होल्डिंग के केस के अंदर ना वो बढ़ती है ना वो कम होती है, वो कांस्टेंट रहती है। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। आपने ये बात उसमें भी पढ़ी होगी एसएचएम के कॉन्सेप्ट के अंदर कि जब कभी भी आप किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ देते हो ताकि वो मीन की तरफ आए, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होती है? कम होती है। अगर आप पकड़ के रखोगे एक्सट्रीम पोजीशन में तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, बढ़ेगी भी नहीं कम भी नहीं होगी, मैक्सिमम रहेगी। बोला ठीक है सर। आगे कहता है अ डाइवर ऑफ मास m, ठीक हो गया ये, ठीक है। A diver of mass m is swimming at a depth h below the sea level if the reference level is taken at the sea level। यानी कि ये मान लो आपके पास सी लेवल है। बोला ठीक है सर, इस सी लेवल को आपने मान लिया कि भाई ये आपका क्या है? रेफरेंस लेवल है। रेफरेंस लेवल का मतलब ये है कि भाई इधर की पोटेंशियल एनर्जी आप मान लोगे जीरो है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप यहां से ऊपर जाओगे, हाइट h कवर करोगे, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा दैट विल बी इक्वल टू प्लस mgh। अगर आप इससे नीचे जाओगे, और से सुनना, अगर आप इससे नीचे जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो माइनस mgh होगा, क्योंकि नीचे जाने से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी? डिक्रीज हो रही होगी। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का दारोमदार होता है, डिपेंडेंसी होती है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ पे। आप जितना अर्थ के सेंटर के करीब जाओगे उतना पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम होगी। इसके ऊपर भी आप ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। क्यों? सोच के देखो भाई, अर्थ की जो फील्ड है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। अर्थ क्या चाहता है? अर्थ का जो वेट लग रहा है वो क्या चाहता है? अर्थ ये चाहता है कि बॉडी उसके सेंटर की तरफ आए। तो भाई अगर तू खुद ही ऊपर से नीचे जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो रही है, क्योंकि जो अर्थ चाहता है वही तुम काम कर रहे हो। पर समझ में आ रहा है? जैसे ऊपर वाले मास स्प्रिंग सिस्टम में जब तुम एक्सट्रीम पॉइंट से मीन की तरफ आ रहे थे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज क्यों हो रही थी? क्योंकि सिस्टम भी तो यही चाह रहा था, वहां स्प्रिंग था, यहां अर्थ है। जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और जब आप हाइट गेन करते हो तो वो बढ़ना शुरू हो जाती है। बोला ठीक है सर। अब ये एक सिंपल क्वेश्चन था, ये भी आपका क्या है? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, बेसिक, आसान सा, लेकिन है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है सर। 142, a constant force F acts on a body and displaces it by a distance। ये इसके अंदर माफ कीजिएगा, ये डेल्टा डी लिखा हुआ था, ये हमारे जो मासूम बच्चे हैं टाइप करने वाले, इन्होंने लिखा है। इन अ टाइम डेल्टा टी, इन अ टाइम डेल्टा टी, द रेट एट विच फोर्स इज डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है भाई साहब? पावर होता है। तो पावर कैलकुलेट करने को बोल रहा है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स गिवन है जनाब एफ लगी बॉडी पे, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी? डेल्टा डी। और ये सारी कार्रवाई कितने टाइम में हुई? डेल्टा टी टाइम में हुई। अगर आपने एफ इंटू डेल्टा डी मार्क किया
तो ये मेरा बेटा आपके पास सिर्फ वर्क डन आया। F इंटू टी मार्क किया तो ये तो खैर इंपल्स है, ये तो कुछ और ही हो जाएगा। आपका सही ऑप्शन क्या रहेगा? F इंटू डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज बेसिकली पावर। ठीक है सर, तो अब इसको भी आप क्या मान लोगे? ये भी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया आपके पास। अगेन क्वेश्चन नंबर 143, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये किताब में उल्टा दिया रहता है, सेम क्वेश्चन आपको टीपीपी में मिलेगा, आज जाके चेक करना, लेकिन उल्टे अंदाज में रहता है। यहां पे आपके पास थोड़ा सा अलग करके पूछा है। मैं पहले आपको वो बताता हूं जो आपने किताब में पढ़ा रहा, और अब मैं फिर बताऊंगा इन्होंने कैसे पूछा है। खूबसूरत क्वेश्चन। ये मान लो हमारे पास एक सर्कल है, और ये मान लो हमारे पास एक और सर्कल है। बोला ठीक है सर, दो सर्कल हो गए। आपको वाज़े तौर पे देखने में ही ये बात नजर आ रही है कि दोनों सर्कल का रेडियस अलग अलग है। बोला सर बिल्कुल नजर आ रही है ये बात तो हमें। और से देखो, एक का रेडियस बड़ा है और एक का रेडियस क्या है भाई? छोटा है। इसका रेडियस रेड वाले का छोटा है, और जो पिंक कलर से बनाया है इसका रेडियस कैसा है भाई साहब? ग्रेटर है। बोला ठीक है सर, नजर आ रहा है हमें, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा सर ठीक है। अब मान लो आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट था जो पहले ऐसे इस जगह पे था, ऐसे था, यहां पे था। यानी कि आप अगर उसको देखोगे तो वो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे था। मार्क कर लो यहां पे पॉइंट, यहां पे था, इसे ए कह दिया, और इस वाले ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे ए प्राइम कह दिया। बोला ठीक है सर। कुछ देर के बाद वो ऑब्जेक्ट आपके पास मूव करके मान लो इधर कहीं पे आ गया। सर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू नहीं किया, अरे समझाने के लिए यहां बनाया है भाई। मान लो यहां कहीं पे आ गया, इसको मैंने कह दिया बी, और इसको मैंने कह दिया भाईजान बी प्राइम। आप नोट करो तो आपके नजर आएगा कि सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हुआ है वो तो एक बराबर है, चाहे वो ए से बी आया या वो ए प्राइम से बी प्राइम आया। बोला ठीक है सर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आर्क लेंथ कवर हुई है, जिसको आप लीनियर डिस्टेंस ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कहते हो, क्या वो एक बराबर है या अलग अलग है? तो आपको वो नजर आएगा अलग अलग है। देखो, आप अगर ए प्राइम से बी प्राइम जाने की बात करोगे तो वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ए से बी। देखो गौर से भाई, आपको नजर आ रहा है, मैं मार्क करके दिखाता हूं। देखो, ये जो मैं डॉटेड से मार्क कर रहा हूं, ये मेरा बेटा हमारे पास लीनियर डिस्टेंस है बड़े वाले सर्कल पे जो कवर किया। ये मेरा बेटा लीनियर डिस्टेंस है छोटे वाले सर्कल पे। तो आपको कहां से एक बराबर नजर आ रहा है? आपको वाजे तौर पे नजर आ रहा है कि ये वाला जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ये छोटा है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपके पास कैसी है? छोटी है। और ये वाली लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसी है आपके पास? ये वाली लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपके पास बड़ी है। तो इसका मतलब अगर रेडियस बड़ा होता है तो सेम थीटा पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कवर होती है, ऐसा आपकी किताब में लिखा रहता है। देखो फॉर्मूला ये रहा, एस इज इक्वल टू आर थीटा, और यहां से हम इसको साबित भी कराते हैं कि अगर थीटा कांस्टेंट है तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। बड़ा रेडियस है तो सेम थीटा के लिए आपके पास लीनियर डिस्टेंस ज्यादा होगा। अब इन्होंने उल्टा करके पूछा है, पढ़ो। इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज केप्ट कांस्टेंट देन डिक्रीजिंग द रेडियस। अगर आप रेडियस को डिक्रीज कर देंगे, क्या कर देंगे भाई? डिक्रीज कर देंगे, तो आपके पास जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। आप में से किसी ने अगर इसका रट्टा मारा हुआ था तो वो इंक्रीज लगा के आया होगा, वरना अच्छा सवाल था, आप इसको कर सकते हो। ठीक है भाई, रेडियस कम हो रहा है पिंक वाले सर्कल से रेड वाले सर्कल पे आते हुए, और थीटा कांस्टेंट है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रही है भाई? कम हो रही है। ठीक है, आगे आसान सवाल। व्हेन अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, भाई W होता है आपके पास एफ एस कॉस थीटा। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा आपके पास कितना हो जाएगा मेरे भाई? 180 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 180 डिग्री क्या होता है? नेगेटिव होता है। यानी कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपके पास एंटी पैरेलल हैं, इस केस में वर्क डन कैसा आता है? नेगेटिव आता है। वर्क डन कम्स आउट टू बी नेगेटिव। अब ये भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है भाई। ऐसा कोई भी सवाल के जिसके अंदर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, वो आपके पास क्या है? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आ जाएगा। आगे ये एक सवाल, इसमें मेरे बच्चे दो ऑप्शंस आपके पास सही हैं। लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की। वो लोग क्या कहते हैं? इन अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है भाई। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज क्या होता है? बढ़ता है। प्राइमरी का वोल्टेज कम होता है, सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा होता है, और करंट कम होता है। करंट प्राइमरी का ज्यादा होता है, सेकेंडरी का कम हो जाता है। क्या कहता है? इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 10। अगर आपने सेकेंडरी वोल्टेज को 10 के फैक्टर से बढ़ा दिया, द करंट विल बी
10 times lower than the primary current, 1/10 of the primary current in the transformer. आप देखोगे तो अगर आपने सेकेंडरी के वोल्टेज को बढ़ाया है बाय फैक्टर ऑफ 10, तो जो सेकेंडरी का करंट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा बाय फैक्टर ऑफ 10. तो इसमें ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है. वैसे तो अगर आप इस सवाल की इस लफाजी पे गौर करो ना, तो इससे एक मायना और भी खुल सकता है, लेकिन मैं उस मायने की तरफ नहीं जा रहा क्योंकि ऑप्शंस के अंदर उस वाले मायने के हवाले से कोई बात की नहीं गई है. तो मेरे लिहाज से इसके अंदर ऑप्शन बी और डी दोनों करेक्ट है, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो 10 टाइम्स हायर देन द प्राइमरी करंट तो हो नहीं सकता, इक्वल टू प्राइमरी करंट हो नहीं सकता, और बी और डी आपके पास हर लिहाज से कैसे एक बराबर है. व्हेन अ ड्रॉपलेट, यानी कि अगर कोई आसमान से ड्रॉपलेट गिर रहा है एंड इट रीचेज द टर्मिनल वेलोसिटी, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, जीरो होगा, क्योंकि अगर वो ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब उस पर एक्ट करने वाली नेट फोर्स क्या हो गई है, जीरो, क्योंकि उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और जो ड्रैग फोर्स लग रही है एक बराबर हो गई है. इस केस के अंदर आप बोलेंगे कि एक्सेलरेशन, जो नेट एक्सेलरेशन है वो भी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड द ड्रॉपलेट विल कम डाउन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है सर. 147, न्यूटन्स ओरिजिनल फॉर्मूला अंडर एस्टिमेटेड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर बिकॉज. देखो न्यूटन ने जब कैलकुलेट की थी ना स्पीड ऑफ साउंड, तो उसके नजदीक थी 280 से 282 मीटर पर सेकेंड के बीच में आंसर निकाला था. एक्चुअल में तो 340, 341, 342 के करीब आंसर लेप्लास ने बाद में दिया. रीजन क्या थी कि न्यूटन ने यह मान के चला था कि साउंड वेव का जो प्रोपेगेशन है वो आइसोथर्मल है, यानी कि साउंड के केस के अंदर जो टेम्परेचर है वो इक्विलिब्रियम में रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, और आपके पास जो एनर्जी है वो हाई एरियाज से लो एरियाज में मूव कर जाती है, या हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ हीट क्या होती है, फ्लो कर जाती है, जो कि गलत कॉन्सेप्ट था. बोला ठीक है सर, समझ में आ गया, आगे चले. तो इसने आइसोथर्मल अज्यूम किया था, इसलिए इसमें गलती आई थी. लेप्लास ने एडियाबैटिक अज्यूम किया था, तो वो फिर सही हो गया था. अब देखो ये एक और स्टैंडर्ड सवाल और कई दफा का पूछा गया क्वेश्चन है. ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी से बहुत सारे क्वेश्चन हर जगह पे आए. कहता है द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज जीरो बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस लाइज. अब देखो ये एक अच्छा सवाल है, और से देखना. इसके अंदर अगर आप देखोगे ना, मान लो ये हमारे पास एक लाइन है, लाइन विच इज ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस. क्या बोलेंगे इसे, ये क्या है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस. मान लो इधर आपके पास एक चार्ज है, इसको मैं पॉजिटिव कह देता हूं भाई, इन्होंने कहा ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो भाई एक को आपने पॉजिटिव कह दिया, एक को आपने नेगेटिव कह दिया. ठीक है सर. कह रहे द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बिटवीन द टू चार्जेस. इन दोनों चार्जेस के दरमियान में ऐसा कोई पॉइंट बताइए, ऐसा कोई पॉइंट बताइए इनके दरमियान में कहीं भी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं हो सकता जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो. क्यों सर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर के जीरो होने की कंडीशन क्या है, मान लो ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे अगर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, और आप चाहते हो कि नेट फोर्स जीरो हो जाए, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, आप चाहते हो नेट फोर्स जीरो हो जाए, आपको इस सिम्ट में एक फोर्स लगानी होगी 10 न्यूटन की. अगर ऐसा हो जाएगा तो इस केस में आपके पास जो नेट फोर्स का आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा. इसका मतलब आपने ये सीखा कि अगर आप दो वेक्टर्स का सम जीरो चाह रहे हो तो उन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. ऐसे ही है, यानी कि पहली कंडीशन हो गई कि डायरेक्शन का ऑपोजिट होना, गौर से देखना, डायरेक्शन का ऑपोजिट होना, और दूसरी कंडीशन हो गई मैग्नीट्यूड का सेम होना. पहली कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए और जनाबे वाला दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड का सेम होना. ठीक है. अगर आप गौर से देखोगे, आप अच्छे से देखो, मैं किसी भी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रख दूं, मान लो मैंने यहां पे टेस्ट चार्ज रख दिया, इधर ये टेस्ट चार्ज रख दिया मैंने, आप देखो किसी भी पॉइंट पे अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव सोर्स चार्ज के दरमियान में टेस्ट चार्ज को रखते हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही ऑपोजिट नहीं हो रहा. कैसे सर, जरा देखें. ये जो पॉजिटिव सोर्स चार्ज है वो इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा भाई, रिपेल करेगा. ये जो पॉजिटिव सोर्स चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज को क्या करने वाला है भाई, ये इस टेस्ट चार्ज को ऐसे करके रिपेल करेगा. गोया दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव सोर्स चार्ज. बोला ठीक है सर. नेगेटिव सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अपने पास बुलाएगा, यानी कि ऐसे करके
नेगेटिव सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अपने पास बुलाएगा, गोया कि ऐसे करके आप यहां मार्क कर दोगे। क्या आंसर है? ई नेगेटिव का, मतलब ये ई नेगेटिव है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी टू नेगेटिव सोर्स चार्ज। आप इस टेस्ट चार्ज को इस पॉजिटिव और नेगेटिव सोर्स चार्ज के दरमियान में कहीं भी रखते रहो, जहां आपका दिल करे वहां रखो भाई, जहां आपका दिल करता है वहां रखो, कोई परेशानी नहीं है, जहां आपका दिल करे वहां रखो। आपके पास डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं होगी। जब डायरेक्शन ही ऑपोजिट नहीं हो रही तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जीरो ऑब्वियस सी बात है नहीं हो सकती। तो आप क्या बोलोगे? द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिकल फील्ड इज जीरो बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस लाइज नो वेयर बिटवीन देम। इनके दरमियान में कहीं नहीं हो सकता। या तो वो जो पॉइंट है वो इधर इधर एग्जिस्ट करेगा, या वो पॉइंट इधर एग्जिस्ट करेगा। अब इस केस के अंदर इन्होंने दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का नहीं बताया हुआ। अगर ये मैग्नीट्यूड का बताते तो हम ये कहते कि ये इन चार्जेस के दरमियान में तो नहीं होगा, ऑन आइदर साइड ऑफ द चार्ज होगा, और पॉजिटिव या नेगेटिव के करीब होगा। वो डिपेंड करता है किसका मैग्नीट्यूड छोटा है, तो जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा उसके बराबर में होगा। ये सारी बातें एज इट इज मैंने अपने कोर्स में कवर की हुई हैं, और वो कोर्स पेड कोर्स भी नहीं है, वो सब मैंने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किया हुआ है, आप चेक कर सकते हो जाके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आप लेक्चर देखना, उसमें ये केस वाइज कराया है मैंने सारा। ठीक है, आगे कंसीडर द टू वेक्टर्स, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एंगल बिटवीन देम। अगर आपको एंगल निकालना है तो भाई एंगल निकालने के लिए आप क्या, अगेन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ गया, और ऊपर वाला भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सवाल है, मतलब ये भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, आपने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट पे आ जाओगे, आप बोलोगे भाई साहब ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। बोला ठीक है सर। अगर आपको बोला जाए कि भाई ए डॉट बी जरा कैलकुलेट तो कीजिए, ए कितना है आपके पास 2i कैप प्लस का 3j कैप, डॉट बी कितना है -6i कैप प्लस का 4j कैप। ठीक है सर, आपने क्या किया, कैलकुलेशन करी, 2 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो +12, क्योंकि प्लस प्लस। क्या आंसर आ रहा है? 0। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। आगे सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। अच्छा, अब ये देखो एक और सवाल, ये सवाल हमने मैराथन में भी लिया था, जो मैराथन अपलोड हुई है। अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब देखो मेरे बच्चे, ये है आपके पास एक अदर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। A displacement time graph is a straight line inclined up at an angle of 45 डिग्री with x axis। ऐसे एक ऐसे करके आपके पास है, वो ऐसे ओरिजिन से पास हो रहा हो, ये कोई लाजमी नहीं है, ऊपर से भी हो सकता है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती थी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो फर्क पड़ेगा वो ऑप्शन के लिहाज से फर्क नहीं पड़ता। तो ये रहा। अब आपको ये पता है कि अगर मैं यहां पे इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करूं तो स्लोप कैसे आता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो वाई पे क्या लिया हुआ है? एस लिया हुआ है। एक्स पे क्या लिया हुआ है? टाइम लिया हुआ है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मेरे लाल? वेलोसिटी होती है। और यहां पे आपको थीटा कितना दिया हुआ है? यहां पे आपको थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री। अगर आप टेंजेंट 45 डिग्री कैलकुलेट करोगे तो टेंजेंट 45 डिग्री आपके पास क्या आता है? 1 आता है। और इसका मतलब ये स्लोप यहां पे क्या देता है? वेलोसिटी दे रहा है। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड है। तो यहां पे वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन की वेलोसिटी हमेशा कैसी होती है भाई साहब? कांस्टेंट रहती है। स्ट्रेट लाइन की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। अगर ये इंक्रीज कर रहा होता तो इसका मतलब अगर इंक्रीजिंग ऑप्शन होता तो फिर आपके पास स्लोप इंक्रीज कर रहा होता, यानी कि वो कर्व कुछ इस तरह का बनता। इसमें आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अगर डिक्रीज कर रहा होता तो वो कर्व ऐसे बनता, मतलब वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता फिर वो। ठीक है, तो इसमें क्या है आपके पास? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ इज कांस्टेंट। ठीक है, आगे ये भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जाएगा या नहीं जाएगा? आखिर में गिनेंगे कितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे 36 में से। क्वेश्चन नंबर 151, एक 150 किलोग्राम का कार है, इसका वेलोसिटी कहते हैं रिड्यूस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड। हाउ लार्ज वॉज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स? फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगा लें भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए इंटू टी। वी एफ कितना दिया है भाई? 10। वी आई कितना दिया है भाई? 20 प्लस का a इंटू 3। बोला सही है सर। 20 को आप वहां ले गए तो 10 में से आपने 20 निकाला तो क्या आया? माइनस का 10 आया, इज इक्वल टू 3a। सॉल्व कर लिया आपने तो a इज इक्वल टू माइनस का 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया भाई।
अब क्या करना है, आपने एफ निकालना है। एफ बराबर है न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग किसके, एम ए के बराबर। तो ये हो गया भाई माइनस का 10/3 मल्टीप्लाई बाय मास कितना दिया हुआ है आपको भाई, मास दिया हुआ है आपको 150। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो 3 1 जा 3 5 जा 15 और 0 एज इट इज आ गया। मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ रहा है, माइनस का 500 न्यूटन। सर माइनस साइन क्यों नहीं है ऑप्शन में भाई, माइनस साइन इसलिए नहीं है कि सवाल में उसने खुद ही कह दिया कि ये एवरेज रिटार्डिंग फोर्स है। तो रिटार्डिंग फोर्स आपके पास कितनी रहती है भाई, माइनस में ही रहती है हमेशा। बोला ठीक है सर। द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स एज इट इज, आपकी किताब की लाइन है कि इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स के लिए आपको क्या चाहिए होता है, टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एट ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर टू सोर्सेज विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं तो ये मेरा बेटा बीट्स का फिनोमिना है। अगर टू वेव्स विद सेम फ्रीक्वेंसीज हैं एंड ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन है तो ये इंटरफेरेंस है। एक सिंगल सोर्स है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये आपके पास स्टेशनरी वेव्स का फिनोमिना है, ठीक है, या इको का फिनोमिना भी बन सकता है। आगे ये भी आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था, सही है भाई। आगे देखो आप सर, आगे अ गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 1 मीटर टू 3 मीटर क्यूब एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 पास्कल। हमें पता है भाई थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन इन द केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इज पी डेल्टा वी। पी इज 2 पास्कल और पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, गोया कि ऐसा यूनिट है। डेल्टा वी कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 3 था, इनिशियल 1 था। तो आपने बोला 2 × 3 - 2, आंसर क्या आया आपके पास, 4 जूल का आंसर आ गया। ये भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, हालांकि बकरी है लेकिन है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आगे, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट या एसी इज डबल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ओमेगा टाइम्स ऑफ एल होता है, यानी कि 2πfl होता है। बोला कि आपने एसी की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी डबल होगी तो आपके पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू रहेगी वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इट विल बी डबल, वो भी डबल हो जाएगी। बोला सही है सर, डबल। इसको भी आप कह सकते हो सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, ठीक है, हालांकि आसान था। आगे, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज 28 न्यूटन इन द वैक्यूम। 28 न्यूटन है वैक्यूम में। इफ अ पैराफिन वैक्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 2.8 इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द चार्जेस एज द मीडियम एज इट इज, लेक्चर का क्वेश्चन है, एज इट इज फोर्स रिड्यूसेस टू। देखो भाई आपको कह रहे हैं नई फोर्स क्या हो जाएगी, हम फॉर्मूला पढ़ते हैं। फोर्स इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक बराबर होती है फोर्स इन द केस ऑफ एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स इन द केस ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, क्योंकि एयर या वैक्यूम में आपके पास जो फोर्स रहती है वो एक बराबर रहती है, क्योंकि दोनों की जो परमिटिविटी है वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही होती है। तो फोर्स इन द वैक्यूम कितनी दी हुई है, 28। एप्सिलॉन आर या रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, 2.8। ये आपके पास आ जाएगा 28, ये हमारे पास आ गया 28/10। 28 से 28 मर गया, ये 10 आपके पास कहां आ गया, ऊपर आ गया। आपके पास पहले 28 न्यूटन फोर्स थी, अब कितनी रह गई भाई, 10 न्यूटन रह गई। फोर्स आपके पास क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई। ठीक है सर, आगे आ जाओ। अगेन एक अच्छा सवाल है, कहता क्या है, लेक्चर के क्वेश्चन में से यकीनन आपने देखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी यकीनन देखा हुआ है, हो नहीं सकता कि आपने ना देखा हो। कहता क्या है मेरे बच्चे, कहता ये कि आपके पास एक कोई बॉडी है जो कि ऐसे करके ट्रेवल कर रही है। बोला ठीक है सर, और उसने यहां से अपना सफर शुरू किया और इसके बिल्कुल सामने ऐसे इधर आ गई। ठीक है, ए पॉइंट से शुरू किया और ऐसे बी पॉइंट पे आ गई। इसने सेमी सर्कल मुकम्मल कर लिया। बॉडी मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर। रेडियस आपको दिया हुआ है जनाब 10 मीटर, ये सेमी सर्कुलर पाथ है, आपको इसका रेडियस दिया हुआ है, समझिएगा जरा। अगर मैं यहां पे मार्क कर दूं कि भाई ये मान लो इस सर्कल का सेंटर है, ये मान लो इस सर्कल का क्या सेंटर है, तो अगर मैं आपसे यहां पे बात करूं कि भाई इसका जो रेडियस है, तो भाई ये इसका रेडियस रहा होगा। रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके किनारे तक का फासला, भाई ये रेडियस है। बोला ठीक है सर। अगर ये रेड वाली लाइन 10 मीटर है, अगर ये रेड वाली लाइन क्या है, 10 मीटर है, समझो इस बात को, तो मेरे बच्चे ये जो ब्लैक वाली लाइन है, मैं कह सकता हूं ये 20 मीटर होगी, क्योंकि वो फिर डायमीटर है, ये डायमीटर हो जाएगा अगर ये रेडियस है तो। बोला ठीक है सर, समझ में आने वाली बात भी है। आपको कहते हैं रेशो आपने बताना है किसका, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का।
डिस्टेंस होता है पाथ लेंथ कवर्ड। तो भाई ये जो पाथ लेंथ कवर करी यानी कि जो ये ऐसे गया, ऐसे 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 आया, ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का मतलब है पाथ लेंथ कितनी है, पाई आर। कहां से आई, कहां से आई ये पाथ लेंथ? भाई 2 पाई आर होता है पूरा सर्कमफेरेंस। अभी इसने आधा सर्कल कवर किया है तो आधा सर्कमफेरेंस हो गया, तो 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, पाई आर। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास 2 टाइम्स द रेडियस के बराबर है। क्यों सर? अरे भैया डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है आपके पास स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो ए से बी अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो वो ये बनेगा, यानी कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 20 मीटर है या 2r के बराबर है। बोला ठीक है सर, समझ में आता है। r से r यहां मर गया, क्या आया भाई, पाई बाय 2 आया, पाई बाय 2 आया, पाई बाय 2 आया। अगेन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था जैसा कि आपको बताया गया। ठीक है, आगे। If a body is projected with a speed v, making an angle theta with the horizontal and covers a horizontal range r, अगर आपने स्पीड को डबल कर दिया तो नई रेंज क्या होगी? भाई साहब r का फॉर्मूला होता है v नॉट स्क्वायर अपॉन g इंटू साइन 2 थीटा। इसने एंगल चेंज करने की बात करी नहीं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कुछ छेड़ा नहीं, तो r का रिलेशन किसके साथ आ गया, v नॉट स्क्वायर के साथ। कह रहे कि अगर मैं स्पीड को डबल कर दूं तो भाई देख ले इधर से, अगर स्पीड को डबल किया जाएगा तो रेंज वी नॉट स्क्वायर टाइम बढ़ेगी, यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 टाइम बढ़ जाएगी, क्योंकि आर वी नॉट स्क्वायर पे डिपेंड कर रहे हैं ना, वी नॉट पे तो नहीं कर रहा। अगर वी नॉट डबल होगा तो रेंज कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी कि पहले के मुकाबले में जो रेंज रहेगी वो कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है सर, आगे। अगेन अगेन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने तो नहीं बनाया ना भाई घर पे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो मैं बार बार कहता हूं, हमेशा कहता हूं ना, अब इस साल पेपर में उन्होंने न्यूमेरिकल डाल दिए ज्यादा। अब आपका हक बनता है, अगर आपको पढ़ाने वालों ने आपके साथ धोखाधड़ी से काम लिया था ना पूरे साल, आपको उन्होंने ये कहा था कि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो क्या ही करनी है यार, एमडी कैट पे तो बहुत आसान आता है, बुक की लाइंस आ जाती हैं, बुक चार्ट जाओ, बुक के रट्टे मार लो। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं, वही लेक्चर जो अपलोड किए मैं उसमें सुनो गौर से, बार बार कहता हूं कि मेरे बच्चे बुक की लाइन चाटने से बेहतर है एक बार पढ़ो बुक को, लेकिन ऐसे पढ़ो कि आपको वो सब आता हो जो उसमें लिखा हुआ है। आप कोई भी लेक्चर उठा के देखोगे मेरा, तो मैं पूरी कोशिश रहती है कि वो हर चीज से कवर हो। क्या कहता है भाई, अ बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स अ वॉल एंड रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है भाई, ये मान लो वॉल है आपके पास, यहां पे आपके पास एक बॉल आई और ऐसे आके स्ट्राइक करी, और स्ट्राइक करने के बाद यहां से रिबाउंड करके ऐसे वापस आ गई। ठीक है सर, और कहते हैं सेम स्पीड से वापस आई है, जिस स्पीड से गई थी भाई उसी स्पीड से आई है, ऑपोजिट डायरेक्शन। टेक द इनिशियल डायरेक्शन इज पॉजिटिव, मतलब जाते हुए मान लो भाई उसकी वेलोसिटी प्लस v थी, आते हुए माइनस v, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है ना भाई, तो जाते हुए अगर प्लस v थी तो आते हुए क्या हो जाएगी, माइनस v। और इसका जो आपको मास दिया हुआ है वो m दिया हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो क्या बनेगा, प्लस mv बन जाएगा। बोला ठीक है सर। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, m मल्टीप्लाई बाय माइनस v हो जाएगा। बोला ठीक है सर, माइनस का mv हो गया। अब चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हो आप, चेंज इन मोमेंटम होता है मेरे भाई फाइनल माइनस का इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल कितना है, माइनस का mv, इनिशियल कितना है mv, तो माइनस mv कितना हो गया, माइनस का 2mv। सेम यही डेरिवेशन हम लोग करते हैं, जब हम प्रेशर वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में। वहां पे बस यहां बॉल थी, वहां पार्टिकल होता है जो जाके स्ट्राइक करता है, और उसके बाद पूरी डेरिवेशन होती है, p इज इक्वल टू 1/3 रो मीन स्क्वायर स्पीड, माइनस का 2mv इसका चेंज इन मोमेंटम है। अगर आपने जीरो लगाया था तो भाई गलती करी थी फिर आपने, ठीक है, फिर आपने क्या कर दी, उठा करके गलती कर दी। अच्छा आगे, अब देखो ये भी आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 159। अगेन एक अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। ये मान लो मेरा बेटा आपके पास मैंने एक कोई लाइन सी ड्रॉ कर दी। बोला ठीक है सर, एक लाइन सी आपने ड्रॉ कर दी। अब देखो मेरे बच्चे, जब आपने यहां पे लाइन ड्रॉ कर दी, आप मैराथन के नीचे भी जाके देखोगे ना, तो अक्सर बच्चों के कमेंट्स आए हुए होते हैं, सर क्या मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। मेरा ख्याल है कि आई ओपनर रहा होगा ये टेस्ट, कि मुश्किल क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, और आपका कॉन्सेप्ट का क्लियर होना किस हद तक जरूरी है। आई ओपनर डेफिनेटली रहा होगा ये टेस्ट।
और जवाब भी मिल गया होगा। मैं तो मासूम बच्चों को बेचारों को समझा समझा के थक जाता हूं, ठीक है। उनको ना असल में गलत गाइड करने वाले बेचारे बहुत लोग होते हैं कि भाई न्यूमेरिकल करने की क्या ही नीड है, कौन पूछेगा। यहां पे मान लो मेरा बेटा आपके पास एक कोई चार्ज है जिसको आपने कह दिया ये +5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। बोला ठीक है सर। यहां पे आपने मान लिया कि एक कोई चार्ज है जिसको आपने मान लिया माइनस का ये 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, सही है। अब देखो यहां पे आपने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, इस जगह पे आपने मान लिया एक कोई पॉइंट है, इस जगह पे ये एक पॉइंट है, और ये पॉइंट ऐसा है कि आपको कहा हुआ है ये जो पॉइंट है इसका इधर से फासला जो है, इधर से फासला इसका, इसका इधर से जो फासला आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है जनाब 3 मीटर। ये फासला कितना है? 3 मीटर। अ पॉइंट लाइज 3 मीटर फ्रॉम अ 5 माइक्रोकूलम चार्ज एंड 4 मीटर फ्रॉम अ -3 माइक्रोकूलम चार्ज। कह रहे कि भाई यहां से इसका जो फासला है वो कितना है भाई? 4 मीटर है। मैंने अपनी फिगर पहले ड्रॉ कर ली। बोला ठीक है सर, फिगर तो आपने सही ड्रॉ कर ली, ये 4 मीटर है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट दिस पॉइंट इज डायरेक्टेड। इस पॉइंट पे आपको बोलना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। जहां आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वहां हम टेस्ट चार्ज रखते हैं। बोला ठीक है सर, रख दिया आपने टेस्ट चार्ज। अब देखो अगर आप टेस्ट चार्ज की बात करो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को ऐसे दूर भगा रहा होगा। ये जो मैं येलो से डायरेक्शन बना रहा हूं ऐसे होगा भाई। ये जो पॉजिटिव चार्ज है यानी कि +5 माइक्रोकूलम वाला, ये इस टेस्ट चार्ज को अपने पास से दूर भगाने की कोशिश करेगा भाई, रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है। सिमिलरली अगर आप देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज को अपने पास बुलाने की कोशिश करेगा। बोला ठीक है सर। डायरेक्शन देखना आप जरा, देखो हो क्या रहा है, +5 वाला टेस्ट चार्ज को सीधे हाथ पे भेज रहा है कि बेटा तू दूर जा मुझसे दूर। -3 वाला टेस्ट चार्ज को अपने पास बुला रहा है कि बेटा तू मेरे करीब आ। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो दोनों इस टेस्ट चार्ज को राइट साइड पे भेजने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों इस टेस्ट चार्ज को राइट साइड पे भेजने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपसे बोला जाए कि रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड यही बनेगी, चेक कर लो। रिजल्टेंट डायरेक्शन आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड रहेगी उसकी यही डायरेक्शन होगी, यही होगी ना भाई। और से देखो भाई +5 वाला भी सीधे हाथ पे भेज रहा है, -3 वाला भी सीधे हाथ पे लेके जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डायरेक्शन यही हो जाएगी। तो डायरेक्शन आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे अवे फ्रॉम +5 माइक्रोकूलम चार्ज टुवर्ड्स +5 नहीं, अवे फ्रॉम -3 नहीं, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस नहीं। ये भाई +5 वाले से अवे जा रहा है, -3 वाले के टुवर्ड्स जा रहा है। बोला हमें समझ में आ गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगेन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आगे कहते हैं द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द डिक्रीज ऑफ अ प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ। अब यहां पे वैसे तो यहां पे वेंचुरी रिलेशन नहीं लिखा हुआ, सही है। अगर आप देखोगे तो ये वाला काम हम वेंचुरी रिलेशन में पढ़ते हैं। देखो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होता है? बर्नौली प्रिंसिपल है कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, इन सब का जो सम रहता है ना वो कांस्टेंट रहता है। अब बर्नौलीज प्रिंसिपल की अलग अलग शक्लें हैं। टॉरिसेलिस थ्योरम भी बर्नौली प्रिंसिपल की एक एप्लीकेशन है कि जिसमें आपके पास प्रेशर कांस्टेंट होता है और आप काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को मिला के कांस्टेंट ले जाते हो। फिर वेंचुरी रिलेशन भी इन्हीं की शक्ल है कि जिसमें आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है, आप काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर की रिलेशन ले जाते हो। तो इन सबके जो अब्बू रहेंगे वो कौन रहेगा? बर्नौलीज प्रिंसिपल, जो कि यहां पे है, सही है। जिसमें आप वेंचुरी मीटर पढ़ते हो ना कि आपके पास जहां पे पाइप नैरो हो जाता है वहां पे एरिया कम हो जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। वेलोसिटी बढ़ जाती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, प्रेशर कम हो जाता है। सिमिलरली जहां पे पाइप का मुंह बड़ा हो जाता है, वाइडर क्रॉस सेक्शन आ जाता है, तो वहां पे एरिया आपके पास बढ़ जाता है। एरिया बढ़ जाता है तो वेलोसिटी कम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है वेलोसिटी के कम होने से, तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये चीज आप पढ़ते हो वेंचुरी रिलेशन में या बर्नौलीज प्रिंसिपल में। एरिया और वेलोसिटी का रिलेशन आप पढ़ते हो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं इसको स्टिल कहूंगा, क्योंकि ये सब चीजें करने का जो आपका दिमाग खुलता है वो न्यूमेरिकल से ही खुलता है। आगे ये अगेन एक अच्छा सवाल है, इसमें बच्चों ने लाजमी गलती करी होगी, लाजमी करी होगी। लेक्चर के अंदर से क्वेश्चन एज इट इज अगेन बार बार बताई जाती है बात। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 200 न्यूटन पर कूलम। अब अच्छे से सुनना, मान लो यहां पे आपके पास एक सोर्स चार्ज है, इस पॉइंट पे सिचुएट हुआ है,
और इस सोर्स चार्ज से कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर, मान लो एक कोई सर्टेन डिस्टेंस है, हमें नहीं पता कितना है, ना हमें ये जानने में कोई इंटरेस्ट है। आपको कहा गया कि भाई इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ना, वो कहता है 200 न्यूटन पर कूलम है। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ? 200 न्यूटन पर कूलम। तो पहले तो एक बात ये समझ लो कि किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है किसी पॉइंट पर, वो सिर्फ सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है, इस पे डिपेंड नहीं करती कि आपने वहां पे टेस्ट चार्ज कौन सा लाके रखा है। सुनना ये बात, ये काम की बात है, पहली दफा में अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अमूमन अगर आपके बुनियादी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये बात आपको पहली दफा में नहीं समझ में आएगी। फिर सुन लो एक बार। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स चार्ज सिर्फ सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। मतलब इस पॉइंट पर मैं कोई भी चार्ज लाके रख दूं, कोई भी चार्ज लाके रख दूं, इस सोर्स चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड रहेगी वो हमेशा 200 न्यूटन पर कूलम ही रहेगी। ये बताना चाह रहा हूं। सही है सर, समझ में आ गया। इफ अ सोर्स, अच्छा, और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स की जो आपस की रिलेशन है वो कितनी है? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू रहती है। बोला ठीक है सर। कहता है इफ सपोज अ -4 कूलम टेस्ट चार्ज, आपने यहां पे -4 कूलम के टेस्ट चार्ज को लाके रख दिया, इस प्लेस एट दैट पॉइंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो 200 न्यूटन पर कूलम ही होगी, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है KQ अपॉन R स्क्वायर। यहां से आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज पर ही भाई ये क्या करता है? डिपेंड करता है, टेस्ट चार्ज पे कोई डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब 200 न्यूटन पर कूलम, तो इसका एक आंसर हो गया। इसका मतलब ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन ए बी सी में से कुछ है। अब आपने बताना है कि यहां पे ये फोर्स कितनी एक्सपीरियंस कर रहा है। भाई ये इसने आपको टेस्ट चार्ज की वैल्यू दे दी। अगर आपको यहां पे ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये कैलकुलेट करनी है, तो भाई एफ को ले जाके क्यू, और मतलब क्यू को ई से मल्टीप्लाई कर दे। भाई क्यू कितना है? -4 कूलम, माइनस साइन लेने की नीड ही नहीं है। माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि वो इसको अपने पास बुला रहा होगा, बस, और क्या बताएगा। ठीक है सर। और ई कितना है आपके पास? 200 न्यूटन पर कूलम। तो भाई जब तू मल्टीप्लाई करेगा तो 4 दूनी 8 हो गया, 800 न्यूटन की फोर्स आ गई आपके पास। सही है। अगेन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन आ गया, एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आपके पास 800 न्यूटन की यहां पे क्या आ रही है? फोर्स आ रही है। ठीक है, ध्यान में रखना ये बात। हाँ, फोर्स कितनी लग रही है? इसका दारोमदार होगा टेस्ट चार्ज पे। अगर आप टेस्ट चार्ज यहां पे 2 कूलम लेकर आते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो 400 की लग रही होती है, 400 न्यूटन की। अगर आप यहां पे टेस्ट चार्ज 1 कूलम का लाते तो उस पर जो फोर्स लग रही होती वो 200 की लग रही होती। ध्यान में रखना ये बात। आगे अगेन, इंटरनल रेजिस्टेंस रिड्यूसेस द टर्मिनल वोल्टेज। देखो भैया, ये आपका वो केस है जिसके अंदर बैटरी डिस्चार्ज कर रही है, या बैटरी इज ड्राइविंग द लोड, बैटरी लोड को चला रही है। बैटरी लोड को क्या कर रही है? चला रही है। आप बोलोगे E बराबर होता है आपके पास VT माइनस IR के। देखो होता क्या है, अगर आपके पास बैटरी का EMF 10 वोल्ट है, तो जब बैटरी के अंदर से करंट फ्लो करता है तो बैटरी के अंदर मेरे बच्चे इंटरनल ड्रॉप आता है ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। अब बैटरी में चूंकि इंटरनल ड्रॉप आता है, मान लो 2 वोल्ट इंटरनल ड्रॉप आ गया, तो इसकी वजह से जो टर्मिनल पे अपेयर होने वाला वोल्टेज है वो 10 नहीं रहेगा, अब वो 8 वोल्ट हो जाएगा। 10 में से 2 निकाल दिया तो वो पीछे क्या रह जाएगा भाई साहब? 8 वोल्ट रह जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस रिड्यूसेस द टर्मिनल वोल्टेज बिकॉज ऑफ द एनर्जी लॉस इनसाइड द बैटरी, या एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा? पावर लॉस इनसाइड द बैटरी। बैटरी के अंदर जो पावर लॉस रहता है। ठीक है, इसको आप नहीं लो भले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। अब जरा ऊपर से एक नजर देख लेते हैं कि मेरा बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए कितने थे, ताकि हम थोड़ा एनालिसिस कर सकें। ठीक है, अगर आप देखते हुए आओगे ना मेरे भाई, देखो अभी तक नहीं आया, 1, फिर यहां पे नहीं था, ठीक है 1 हो गया, 2, 3, 4, इसको नहीं मार्क किया, 5, 6, 7, 8, 9, इसको भी ले सकते हैं इस सर्कल वाले को, 10, इसको भी ले सकते हैं लेकिन चलो छोड़ो, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यानी कि अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जिनको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं माना,
उसके बावजूद 23 क्वेश्चंस आपके पास ऐसे हैं कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिक्लेयर किए जा सकते हैं। तो आइंदा मेरे बच्चे, अगर आपको कोई ये गलत गाइड करे कि भैया एमडी कैट की फिजिक्स तो हल्की आती है, कहां सर बिलाल की इतनी मुश्किल वाली टीपीपी सॉल्व कर रहा है यार, वो तो पागल है, मुश्किल क्वेश्चन कराता है। मैंने लिटरली बच्चों को देखा कि सर हमारे टीचर ये कह रहे होते हैं कि सर ये मुश्किल टीपीपी ये नहीं आती, तो उनको बताना कि इस साल सिंध के एमडी कैट के अंदर, अभी बाकी के भी सॉल्यूशन में अपलोड करता जाऊंगा, कि सिंध के एमडी कैट के अंदर हमारे पास कितने 64% क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। अब मेरा बेटा देखो, आपको गलत गाइड करने वाले तो आपको गलत गाइड करके चले गए, आपका नुकसान बना के चले गए। अब आपके पास टाइम है, अगर आप, अल्लाह करे आपका एडमिशन हो जाए, आपका सारा अच्छा हुआ, नहीं अच्छा हुआ खुदा ना खास्ता, तो मेरे बच्चे अब जरा एक बार अपनी जिंदगी को रिवाइंड करना। और मैंने इसी YouTube चैनल के ऊपर एमडी कैट के सारे लेक्चर्स अपलोड किए हुए, इस साल रमजान में अपलोड किए थे, मार्च में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 8वें महीने में एमडी कैट हुआ है मेरे लेक्चर्स अपलोड करने के बाद। मेरा कोई भी लेक्चर खोल के देखना, आपको एक लेक्चर ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर मैंने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ना कराया। तो मेरे बच्चे, अब यहां पे नुकसान किसका हुआ, आपका या जिन्होंने गलत गाइड किया उनका? उन्होंने तो आपसे अपनी मोटी सी फीस ले ली और चले गए। तो बच्चे आप कमेंट करना और मुझे बताना कि आप में से कितने ऐसे बच्चे थे जिनको ये गलत गाइड किया गया, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूं गलत किया गया था, गाइड किया गया था कि यार मुश्किल क्वेश्चन करने की जरूरत ही क्या है, आसान सा पेपर आता है, बुक की लाइन चाट जाओ, रट्टे मार लो, ठीक है। तो मेरी उन एजुकेटर से भी दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी लोगों के कैरियर्स के साथ ना खेलें, सही गाइड करें। थोड़ा मुश्किल पढ़ाना पड़े तो पढ़ाएं, थोड़ा सा अपनी सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर काम करना पड़े तो जरूर करें, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये हमारा सिंध का एमडी कैट का पेपर था। इसको अगर मैं रेट करूंगा आउट ऑफ 10, तो मेरे बच्चे आउट ऑफ 10 इसको मैं रेट करूंगा कि ये पेपर समवेयर अराउंड कह लो कि 6 से 7 के ऊपर स्टैंड कर रहा था, यानी कि डिफिकल्टी लेवल इसका कहीं 70% था। अब मतलब मजीद इसके अंदर गुंजाइश हो सकती है, तो हो सकता है आने वाले सालों में पीएमडीसी का पेपर इससे एक स्टेप और आगे चल कर आए। तो आपने अगर अपनी तैयारी करनी है तो इस अंदाज में करनी है कि आपने, अगर वो 10/10 रेटिंग का डिफिकल्टी पेपर आए, आप उसको भी क्या कर सको, कवर कर सको। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोगों की आंसर किया है, अल्लाह करे आप सब लोग कामयाब हो। मुझे बहुत सी दुआओं में याद रखना, मेरी टीम को बहुत सी दुआओं में याद रखना।